Hello student, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में बात करेंगे. जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनिमल्स के रक्त में सामान्यतः एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसकी ऑक्सीजन के लिए विशेष एफिनिटी या बंधुता होती है. इस एफिनिटी द्वारा रक्त की ऑक्सीजन धारिता में कई गुना वृद्धि हो जाती है. एनिमल्स में 4 रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिलते हैं: हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोएरिथ्रिन और क्लोरोक्रोनिन. इनमें से फर्स्ट 2 जिन्हें हम हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन पिगमेंट जो होते हैं आम तौर पर पाए जाते हैं. इन 4 पिगमेंट के अतिरिक्त कई पिगमेंट जो होते हैं एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे पिन्नाग्लोबिन, इकाइनोक्रोम, वेनेडियम और मोलपैडिन. हीमोसाइनिन और क्लोरोक्रोनिन रक्त के प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन और हीमोएरिथ्रिन रक्त कणिकाओं अथवा प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं. पिगमेंट की उपस्थिति से ब्लड अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है. इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में पिगमेंट के न होने के कारण 0.3 से 1 आयतन % ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो पाता है. यह मेटाबॉलिज्म के लिए पर्याप्त होता है, जबकि वर्टिब्रेट एनिमल या जिसे हम कहते हैं रीढ़धारी जीव जो होते हैं, इनमें कुल ऑक्सीजन का 20% ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट एनिमल मात्र 10% ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो इस अंतर का प्रमुख कारण क्या है? पिगमेंट का वर्टिब्रेट एनिमल में उपस्थित होना. रेस्पिरेटरी पिगमेंट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनका ऑक्सीजनेटेड होना, ऑक्सीकरण क्रिया न होकर एक रिवर्सिबल ऑक्सीजनेशन है. उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन में HBO2 ऑक्सीजनेशन होता है. यदि हम बात करें, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है. तो हीमोग्लोबिन जो कि एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या जिसे हम कहते हैं वर्ण प्रोटीन होता है. हीमोग्लोबिन एक बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि ग्लोबिन का बना हुआ होता है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन पाई जाती हैं. प्रत्येक चेन में एक प्रोस्थेटिक हीम ग्रुप संयुक्त होता है. हीमोग्लोबिन जो होता है वर्टिब्रेट की मसल्स में मायोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है. इन्हें गुलाबी रंग देता है. सभी जो वर्टिब्रेट एनिमल हैं, होलोथुरियंस, इंसेक्ट्स, एनिलीड्स, जैसे इनमें लुम्ब्रिकस, नीरीज, एरेनिकोला, ग्लाइसेरा और लीच, गैस्ट्रोपोड्स जैसे प्लेनरोबिस, है ना, प्लेनरोबिस, इनमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो पाया जाता है. हीमोसाइनिन जो होता है वो सिफेलोपोड्स जैसे सीपिया, ऑक्टोपस, लॉलीगो, गैस्ट्रोपोड्स, क्रस्टेशियंस और कुछ अरेक्निड्स जैसे स्कॉर्पियन और किंग क्रैब में पाया जाता है. यह कॉपर युग्मित प्रोटीन होता है. ऑक्सीकृत या अपचयित रूपों में पाए जाने वाला यह पिगमेंट प्रिज्म या निडिल के क्रिस्टलीय रूप में मिलता है. यह पानी में सॉल्युबल होता है, पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन कैरियर नहीं है. जहां हीमोग्लोबिन प्रोस्थेटिक समूह आयरन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन का भी एक अणु ट्रांसपोर्ट करता है, वहीं हीमोसाइनिन में प्रोस्थेटिक समूह कॉपर के 2 अणु एक अणु ऑक्सीजन के साथ में ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं. नेक्स्ट है क्लोरोक्रोनिन. ये ग्रीन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि सर्वप्रथम 1838 में मिलने एडवर्ड्स ने एनिलीड जिसमें सबेला में खोजा था. यह दूसरे जीवों जैसे पॉलीकीट्स, फैमिली सबेलिडी और सर्प्यूलिडी में भी पाया जाता है. ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों रूपों में पाए जाने वाला यह पिगमेंट 2 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर 100 cc रक्त के लगभग
ऑक्सीजन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीमोएरिथ्रिन। यह जो होता है आयरन युक्त पिगमेंट होता है जो कि साइपनकुलस और अन्य जीव जैसे लिंगुला में पाया जाता है। लाल रंग का पिगमेंट कार्पस्कल्स में मिलता है। प्रथम दोनों पिगमेंट से कम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाता है। पिन्ना जो कि रक्त में मैग्नीज युक्त ब्राउन पिगमेंट द्रव्य पिन्ना ग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। एसिडियन के शरीर में वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जबकि सी अर्चिन के शारीरिक द्रव्य में काइनोक्रोम नामक रेड पिगमेंट जो होता है वो पाया जाता है। साइटोक्रोम्स जो होते हैं सभी जो होते हैं एरोबिक सेल्स में उपस्थित पिगमेंट जो होता है वो क्या होता है, साइटोक्रोम्स कहलाते हैं। साइटोक्रोम्स जो होते हैं प्रोटीन है जिनमें कि गैर प्रोटीन हिस्सा जो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है एक जटिल नाइट्रोजिनस कार्बनिक भाग जो होता है अथवा ये प्रत्येक अणु में हीम संलग्न आयरन अणु होता है, प्रोटोहीमीन कहलाता है। हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम्स दो भिन्न पिगमेंट हैं। इनमें से फर्स्ट जो होता है ऑक्सीजन के साथ में एफिनिटी रखता है और आयरन अणु के इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो साइटोक्रोम जो होता है ऑक्सीजन अवशोषित नहीं करते, परंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका आयरन भाग जो कि फेरस होता है, फेरस से फेरिक अवस्था में एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के उत्प्रेरण के कारण परिवर्तित हो जाता है। तो एंजाइम और साइटोक्रोम्स मिलकर साइटोक्रोम सिस्टम बनाते हैं जो कि फ्लेवोप्रोटीन्स के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन जो होता है जो कि ऑक्सीजन वाहक रूप में कार्य करता है, जबकि साइटोक्रोम जो होता है कैटलिस्ट रूप में सहायता करते हैं और ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का मेल करते हैं। सक्सिनिक एसिड द्वारा साइटोक्रोम्स का रिडक्शन H2 का निर्माण करते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के साइटोक्रोम एनिमल्स में पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइटोक्रोम A, B एंड C कहा जाता है। तो इनमें से साइटोक्रोम C जो होता है वो शुद्ध और स्थायी रूप में मिलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति से ऑक्सीकृत नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन एज एन ऑक्सीजन कैरियर। फेफड़ों में जो होता है टिश्यू में रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन की क्षमता के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजनेटेड होने पर एमिडेजोल नाइट्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन द्वारा रिवर्सिबली विस्थापित कर दिए जाते हैं, अतः यह रिएक्शन जो होती है ऑक्सीडेशन न होकर एक रिवर्सिबल ऑक्सीजनेशन रिएक्शन होती है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का त्याग होने पर रिडक्शन नहीं होता है। ऑक्सीजन के लिए आयरन जो होता है वो एक शिथिल लूज फिजिकल अटैचमेंट के बिंदु की भांति कार्य करता है और संपूर्ण प्रोसेस में फेरस आयन जो होते हैं अवस्था में ही फेरस जो होते हैं वो आयरन जो होता है वो फेरस अवस्था में ही पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 हीम समूह पाए जाते हैं जिनमें से प्रत्येक ऑक्सीजन के एक अणु को ग्रहण करने में समर्थ होता है। अतः जो मैमल्स के हीमोग्लोबिन को हम हीमोग्लोबिन HbO2 होल 4 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है गहरा लाल रंग का होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो चटकीला लाल रंग का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसोसिएशन कर्व। तो हीमोग्लोबिन के जो होता है सैचुरेशन और ऑक्सीजन टेंशन का संबंध जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन वक्र द्वारा अध्ययन किया जाता है। इस वक्र में परसेंटेज जो होता है सैचुरेशन को ऑक्सीजन तनाव के विरुद्ध प्लॉट किया जाता है। आर्टीरियल ब्लड के ऑक्सीजन तनाव 100 mmHg पर हीमोग्लोबिन जो होता है वो 95 से 98% सैचुरेट होता है, अर्थात जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण लगभग पूर्ण रूप से
हो चुका होता है। इस बिंदु के आगे ऑक्सीजन तनाव में वृद्धि होने पर हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन पर केवल एक स्लाइड इफेक्ट ही पड़ता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन तनाव कम होता है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। ऑक्सीजन टेंशन के लगभग 50 mmHg पर 50 mmHg तक गिरने पर ऑक्सीजन का द्रुत गति से निष्कासन होता है और इस बिंदु को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन का अनलोडिंग टेंशन। टिश्यू में जहाँ पर ऑक्सीजन टेंशन या ऑक्सीजन तनाव लगभग 40 mmHg होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजित हो जाता है। इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन सेल्स को शीघ्रतापूर्ण उपलब्ध हो जाती है। शुद्ध विलयन की तुलना में इलेक्ट्रोलाइट्स की उपस्थिति में ऑक्सी हीमोग्लोबिन निम्न ऑक्सीजन तनावों पर अधिक शीघ्रता से ऑक्सीजन का त्याग करता है। वियोजन चक्र की आकृति, यदि हम वियोजन वक्र की आकृति कार्बन डाइऑक्साइड के तनाव के साथ परिवर्तनशील होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के 40 mmHg के तनाव पर खींचा गया वक्र एक साधारण कार्य की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं इनमें वृद्धि होने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन चक्र की आकृति दाहिने और विस्थापित हो जाती है और इस विस्थापन को उसके अन्वेषक के नाम के आधार पर बोर इफेक्ट कहा जाता है। किसी ऑक्सीजन दाब पर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशनल रिलीज में परिमाणित होती है। यही कारण है कि बोर इफेक्ट रक्त से टिश्यू में अधिक ऑक्सीजन की मुक्ति में सहायक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन का जो नियंत्रण है वो नर्वस और केमिकल विधियों द्वारा होता है। ये दोनों विधियां जो होती हैं एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। इनमें क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरल नर्वस रेगुलेशन। तो मस्तिष्क में मेडुला जो होती है, मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लोंगेटा में अत्यधिक हाईली स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स का एक समूह स्थित होता है जिसे हम रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। इस सेंटर से नर्व इम्पल्स जो होते हैं मध्यपट नर्व फ्रेनिक नर्व द्वारा मध्यपट को और इंटरकॉस्टल नर्व्स द्वारा इंटरकॉस्टल मसल्स को भेजे जाते हैं। तो ये इस केंद्र से नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो मध्यपट नर्व जो फ्रेनिक नर्व द्वारा मध्यपट को और इंटरकॉस्टल नर्व्स द्वारा इंटरकॉस्टल मसल्स को भेजे जाते हैं। ये आवेग संबंधी मसल्स को संकुचन के लिए स्टिमुलेट करते हैं, थोरेसिक कैविटी की क्षमता बढ़ाते हैं और जिसके कारण इंस्पिरेशन की क्रिया संपन्न होती है। रेस्पिरेटरी सेंटर कुछ फैक्टर्स द्वारा प्रभावित होते हैं। ये दो प्रकार से प्रभाव डालते हैं, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट और दूसरा रिफ्लेक्स इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट जो होते हैं ये रेस्पिरेटरी सेंटर को सीधे प्रभावित करते हैं, जैसे इम्पल्स फ्रॉम द हायर सेंटर श्वसन क्रिया को तीव्र करते हैं। दूसरा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, जिसमें कि ये श्वसनीय केंद्र जो होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं इनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से सक्रियता घटती है। थर्ड जो होता है इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, सीधे रेस्पिरेटरी सेंटर की एक्टिविटी जो होती है सक्रियता बढ़ाकर श्वसन क्रिया में वृद्धि करते हैं। और फोर्थ जो होता है ऑक्सीजन की कमी, जो कि ऑक्सीजन लेक, इससे रेस्पिरेटरी सेंटर पर प्रभाव पड़ता है और श्वसन की क्रिया क्या होती है घट जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्स इफेक्ट। रिफ्लेक्स रूप में निम्नलिखित कारक जो होते हैं श्वसन को नियंत्रित करते हैं। पहला होता है कफ रिफ्लेक्स। खांसी जो होती है एक बलात्नी श्वसन क्रिया होती है, फोर्सिबल एक्सपिरेटरी एक्ट, जो कि प्रोटेक्टिव है, रक्षात्मक होती है। बाह्य कणों को बाहर निकालने के लिए लैरिंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन खांसी शुरू करती है और इसी प्रकार स्नीजिंग या स्वेलोइंग के भी रिफ्लेक्स इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्सेस फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से प्रतिवर्त।
तो श्वसन की जो रिदम फेफड़ों से वेगस नर्व द्वारा रिफ्लेक्स से नियंत्रित की जाती है। ये रिफ्लेक्स जो होते हैं वो हैरिंग बियर रिफ्लेक्स कहलाता है। यदि दोनों वेगस काट दी जाएं तो श्वसन जो होता है धीमा और गहरा हो जाता है। और यदि फिर कटी वेगस का मध्य भाग स्टिमुलेट किया जाए तो रेस्पिरेशन की गति लगभग सामान्य हो जाती है। तो वेगस रेस्पिरेशन क्रिया जो होती है धीमा करता है, मध्य भाग का स्टिमुलेशन इसे सामान्य करता है, या यूं कहा जा सकता है कि सामान्य श्वसन क्रियाओं के दौरान सेंसरी इम्पल्सेस वेगस से होकर गुजरती है और रेस्पिरेशन की गति और गहराई सामान्य करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्सेस फ्रॉम कैरोटिड साइनस। कैरोटिड काय और महाधमनी चाप से रिफ्लेक्स। तो जो हम बात करेंगे कैरोटिड बॉडी में जहाँ पर उभयनिष्ठ कैरोटिड आर्टरी या जिसे हम कहते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी विभाजित होती है, वहाँ जो होती है महाधमनी चाप की भित्ति से कुछ विशिष्ट सेल्स पाई जाती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के आधिक्य और ऑक्सीजन की कमी के प्रति संवेदी होती हैं। और इन सेल्स के स्टिमुलेट होने पर नर्व इम्पल्स वेगस और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व्स की शाखाओं द्वारा मेडुला ऑब्लंगेटा में स्थित रेस्पिरेटरी सेंटर तक पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो यदि हम बात करते हैं कि कोशिकाओं में मेटाबॉलिज्म द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं के रक्त में डिफ्यूज़ हो जाती है और ये दो रूपों में ट्रांसपोर्ट होती है। पहला होता है फिजिकल सॉल्यूशन और दूसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं केमिकल कंपाउंड। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इन फिजिकल सॉल्यूशन। तो लगभग 10% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में विद्यमान जल के साथ केमिकल संयोजन द्वारा कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है और ये कार्बोनिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि होने पर ये हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में वियोजित हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज केमिकल कंपाउंड। तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रकार के यौगिक बनाती है। पहला होता है कार्बेमिनो यौगिक या कार्बेमिनो कंपाउंड। तो कुल रक्त जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 20% हीमोग्लोबिन के संयोजन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दूसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट्स। तो शरीर में जो होते हैं ऑक्सीकर उपापचय के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% रक्त में बाइकार्बोनेट्स के रूप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फर्स्ट हम बात करेंगे इन द कार्पस्कल्स, लाल रक्त कणिकाओं में। तो कणिकाओं में एंजाइम जो होते हैं वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज द्वारा प्रेरित अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल से संयोजित होकर कार्बोनिक एसिड उत्पन्न होता है जो शीघ्र ही वियोजित हो जाता है। लाल रक्ताणुओं में हीमोग्लोबिन जो होता है पोटेशियम के साथ संयोजित होता है और बाइकार्बोनेट बनाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या होगा, फॉस्फेट जो होते हैं उभय प्रतिरोधियों द्वारा बाइफॉस्फेट बफर्स क्षारीय फॉस्फेट कार्बोनिक एसिड जो कि प्लाज्मा में के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। नेक्स्ट जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन द्वारा। तो प्लाज्मा के प्रोटीन अधिकांश जो होते हैं सोडियम के साथ संयोजित रहते हैं और ये बाइकार्बोनेट उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्लोराइड विस्थापन अथवा हैम्बर्गर परिघटना द्वारा। तो इनमें क्या होगा कि जो बाइक्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर्स फिनोमिना, इनमें टिश्यू जो होते हैं उपापचय में परिमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड इरिथ्रोसाइड में प्रवेश करती है। यहाँ पर एंजाइम जो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रभाव से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाती है और ये एसिड इंटरसेल्युलर अंतराकोशिक पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट द्वारा बफर्ड
होकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट तथा हीमोग्लोबिनिक एसिड की रचना करता है। तो नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य परिस्थितियों में लाल रक्ताणुओं की जो भित्तियाँ होती हैं ऋण आयन जैसे क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन के लिए परमिएबल, किंतु जो धनायन होते हैं जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन तथा हीमोग्लोबिन के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनके लिए वस्तुतः इम्परमिएबल होती है। तो इन परिस्थितियों में क्लोराइड आयन जो होते हैं प्लाज्मा से लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं आरबीसी में विसरित होकर अंतरकोशिकीय पोटेशियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं। इस अभिक्रिया में मुक्त होने वाले बाइकार्बोनेट आयन लाल रक्ताणु से बाहर प्लाज्मा में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जबकि लाल रक्ताणु के अंदर क्लोराइड आयन्स पोटेशियम द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन सोडियम आयन के साथ में संयोजित होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये परिघटना जो होती है जिसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है, जो प्लाज्मा द्वारा अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट करने के लिए विशेष युक्ति होती है। तो क्लोराइड जो होता है शिफ्ट, सभी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। फेफड़ों में रक्त के ऑक्सीजनेशन होने पर क्लोराइड पुनः प्लाज्मा में विस्थापित हो जाता है, जिससे आंतरकोशिकीय पोटेशियम मुक्त होकर नवनिर्मित ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बफर बनाता है। प्लाज्मा में क्लोराइड आयन श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन द्वारा मुक्त होने वाले सोडियम आयन को उदासीन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरिज। तो जो रिड्यूस रक्त और ऑक्सीकृत ऑक्सीजनेटेड रक्त की अपेक्षा जो होता है, रिड्यूस ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अपेक्षा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जो रक्त अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करे वह ऑक्सीजन कम मात्रा में लेता है। तो दोनों गैसें एक दूसरे को दूर हटाती हैं, इसी कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन H2CO3 से अधिक शक्तिशाली एसिड के रूप में कार्य कर सकता है और अधिक क्षार के साथ जुड़ता है। दूसरी ओर जो होता है अपचयित हीमोग्लोबिन जो होता है हल्का अम्ल है और कम क्षार के साथ जुड़ता है। इस प्रकार फेफड़ों में जो क्या होती है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन जो होता है इसे तीव्र अम्ल बनाता है, ताकि क्या होता है अधिक क्षार जो कि बाइकार्बोनेट से लिया जाता है क्रिया करके फेफड़ों में कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। टिश्यू में जो होता है रिड्यूस हीमोग्लोबिन क्षार को टिका नहीं पाता और कार्बोनिक एसिड इस क्षार को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार क्षार जो होता है हीमोग्लोबिन से कार्बोनिक एसिड में परिवर्तित होता रहता है और यह क्रम जो होता है वो चलता रहता है। तो ये साइक्लिक चेन जो होता है, साइक्लिक क्या जिसे हम कहते हैं चक्रीय परिवर्तन जो होता है वो चलता रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। तो अपचयित रक्त जो होता है वो ऑक्सीकृत रक्त बाइकार्बोनेट विलयन और जल में कार्बन डाइऑक्साइड के विभिन्न दबावों पर विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में रक्त के कार्बन डाइऑक्साइड के व्यवहार के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण यही तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वियोजन चक्र जो है, इसमें फेफड़ों में वायु के उपविभाजन सब डिवीज़न ऑफ एयर इन द लंग्स। तो इसमें क्या है, सबसे पहले फेफड़ों में जाने वाली वायु के आयतन को हमने निम्नलिखित उपविभाजन में विभाजित किया गया है। पहला है टाइडल एयर या जिसे कहते हैं श्वसन अथवा ज्वारीय वायु। तो एक श्वास में सामान्य रूप से इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड वायु को हम क्या कहते हैं श्वसन वायु, जो कि कितनी होती है 500 सीसी। दूसरा हम होता है वाइटल कैपेसिटी जैव क्षमता, अधिकतम जो होती है
प्रयत्न द्वारा, अधिकतम यदि प्रयत्न द्वारा श्वास जो होती है, ब्रीथ के अंदर ली गई और बाहर निकाली जाने वाली वायु की मात्रा जो होती है, फेफड़ों की जो होती है क्या कहलाती है, जैव क्षमता या वाइटल कैपेसिटी, जो कि 4500 सीसी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेसिडुअल एयर या अवशिष्ट वायु या अवशिष्ट आयतन, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो गहरे जो होते हैं निश्वसन, जो यदि हम उसे कहते हैं एक्सपायर्ड होने के बाद में, गहरे एक्सपीरेशन के बाद भी लंग्स में कुछ जो वायु है वो एक्सहेलेशन के पश्चात शेष रहती है, और यह वायु जो होती है अवशिष्ट वायु या जिसे हम क्या कहते हैं रेसिडुअल एयर कहते हैं, जो कि 1000 सीसी कहलाती है। तो ये केवल जो होती है थोरेसिक कैविटी को खोलने पर ही मुक्त हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेड स्पेस एयर या जिसे हम कहते हैं अक्रियावकाशी वायु, अक्रियावकाशी वायु या जिसे हम कहते हैं डेड स्पेस एयर। फेफड़ों के जो एल्वुलाई की एकमात्र स्थान होता है जहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है। इनमें क्या होता है, इंस्पिरेशन वायु का जो होता है एक भाग श्वास नली या जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया तथा ब्रोंकियल ट्री में ही रह जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं डेड स्पेस एयर, क्योंकि इसमें गैसों का एक्सचेंज नहीं होता है। और यह जो होती है अक्रियावकाशी वायु जो कि 150 सीसी होती है। अगले जो होता है इंस्पिरेशन, जो क्रिया होती है निश्वसन पर क्या होता है बहिष्कृत की जाती है। अतः जो होता है निश्वसन जिसे हम कहते हैं एक्सपीरेशन वायु में डेड स्पेस से स्वच्छ वायु और फेफड़ों से फाउल एयर या परिदूषित वायु आती है। तो फेफड़ों की यदि हम नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की पूर्ण क्षमता या जैसे हम कहते हैं, तो पूर्ण क्षमता जो होती है वो क्या होती है वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम के योग के बराबर क्या होती है टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी को हम TLC से रिप्रेजेंट करेंगे और TLC इक्वल टू क्या है वाइटल कैपेसिटी जिसे हम VC से रिप्रेजेंट करेंगे प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम जिसे हम RV से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल TLC की कितनी हुई, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी हमने बताई थी 4500 सीसी और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना बताया था 1000 सीसी। तो टोटल जो है लंग कैपेसिटी कितनी हुई 5500 सीसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिड बेस्ड फिजियोलॉजी या टिश्यू रेस्पिरेशन, टिश्यू ऑक्सीडेशन। तो टिश्यू जो होते हैं रेस्पिरेशन या टिश्यू ऑक्सीडेशन जो होते हैं विभिन्न अभिक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा सेल में भोजन पदार्थ जो होता है ऑक्सीकृत होता है। यह बहुत जटिल और लंबी क्रिया होती है और सार्थक भी है। तो ऑक्सीडेशन का अर्थ क्या होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। इसी प्रकार इस क्रिया से जुड़े एंजाइम को हम कहते हैं को एंजाइम और को एंजाइम दो श्रेणियों में जैसे ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजनेसेज में बांटे जा सकते हैं। तो टिश्यू ऑक्सीडेशन में विभिन्न एंजाइम जो होते हैं रसायन प्रयुक्त होते हैं, जैसे साइटोक्रोम, ग्लूटाथायोन, है ना, वारबर्गस येलो एंजाइम, वारबर्गस येलो एंजाइम और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। तो लिविंग सेल्स में साइटोक्रोम क्रमानुसार ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। इस प्रकार यह कैटलिस्ट उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है। साइटोक्रोम का रिडक्शन या अपचयन जो होता है वो डिहाइड्रोजनेसेस की सहायता से होता है, जो कि ऑक्सीकृत साइटोक्रोम को हाइड्रोजन देकर जल बनाता है। इस प्रकार साइटोक्रोम जो होता है H ग्रहणी और ऑक्सीजन वाहक दोनों रूपों में कार्य करता है। अपचयित साइटोक्रोम का तीव्र ऑक्सीडेशन जो होता है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की सहायता से होता है। KCN और CO की अधिक सांद्रता साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की क्रियाशीलता को समाप्त करके
साइटोक्रोम की ऑक्सीडेशन अभिक्रिया रोकती है। इस प्रकार नार्कोटिक्स डिहाइड्रोजनेस को समाप्त प्राय करके ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम का अपचयन रोकती है। ऑक्सीडाइज जो होते हैं ग्लूटाथायोन एच ग्रहणी रूप में कार्य करता है। भोजन से एच आयन लेकर उन्हें ऑक्सीकृत करके स्वयं अपचयित हो जाता है। अपचयित ग्लूटाथायोन जो होता है आयरन की उपस्थिति में आणविक ऑक्सीजन द्वारा पुनः ऑक्सीडाइज होता है और यह चक्र बार बार चलता रहता है। मुख्यतः यह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से संबंधित होता है। वारबर्गस येलो एंजाइम जो होता है राइबोफ्लेविन, फास्फोरिक एसिड और एक प्रोटीन का मिश्रण होता है। यह हाइड्रोजन ग्रहणी रूप में कार्य करता है, क्रमानुसार ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। ये एच ग्रहणी के रूप में एंजाइम डिहाइड्रोजनेस की उपस्थिति में कार्य कर सकता है, जो कि अन्य को एंजाइम द्वारा, जिसे हम कहते हैं निकोटिनामाइड द्वारा निर्मित जो होता है सहायता लेता है। एडिनाइन और फास्फोरिक एसिड से बना निकोटिनामाइड को एंजाइम व एंजाइम क्रियाधार से एच लेकर उसे ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीकृत येलो एंजाइम यह एच लेकर अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन को लेकर अपचयित हो जाता है और अपचयित येलो एंजाइम अपना हाइड्रोजन छोड़कर बाहर के आणविक ऑक्सीजन से मिलता है और जल का निर्माण करता है। तो रिड्यूस येलो एंजाइम ऑक्सीडाइज होता है, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है। इस प्रकार एंजाइम की क्रिया जो होती है साइनाइड से प्रभावित नहीं होती है। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज ज़ैंथीन को यूरिक एसिड में ऑक्सीकृत करता है। यह मुख्यतः लिवर में पाया जाता है। सर्वप्रथम ज़ैंथीन जो होता है वो वाटर के साथ मिलकर ज़ैंथीन हाइड्रेट बनाता है। यह हाइड्रेट 2 हाइड्रोजन अणु छोड़कर एक अणु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर H2O2 बनाता है और H2O2 एंजाइम कैटलेज द्वारा विघटित होकर जल और स्वतंत्र ऑक्सीजन बनाता है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनएरोबिक अवायुवीता या जिसे हम कहते हैं अनएरोबायोसिस। तो ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु फिजियोलॉजिकल यदि हम कार्यकी के क्षेत्र में आधुनिक ज्ञान के अनुसार सिद्ध हो चुका है कि कम समय में कई बार लंबे समय तक बिना ऑक्सीजन के जीवन क्रियाएं चलती रहती हैं और ये क्रियाएं जो होती हैं इनका श्वसन जो होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायुवीता कहलाता है। यह प्राय जो होता है पाइक्लोथर्मल या जिसे हम कहते हैं विषमतापी या कोल्ड ब्लड एनिमल में पाया जाता है। तो मैमल्स या अन्य जीवों की जो एलिमेंट्री कैनाल है इनमें क्या होता है ऑक्सीजन की कम मात्रा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है पैरासाइट्स जो होते हैं उपलब्ध ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं इनमें अवायवीय श्वसन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स प्राथमिक महत्व रखते हैं। यह तथ्य वैन ब्रांड नामक साइंटिस्ट ने स्पाइरोग्राफिक्स और डोसरेंड इन्होंने ट्यूबीफिक्स द्वारा सिद्ध किया था। तो वैन ब्रांड के अनुसार इसमें प्रोटीन और फैट का न के बराबर महत्व होता है। हाल ही में अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म का इंसेक्ट विशेषकर जो होता है कॉकरोच में अध्ययन किया गया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाले माध्यम में कॉकरोच 1 घंटे से अधिक जीवित रहा। सामान्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अनऑक्सीडाइज केमिकल रिएक्शन द्वारा लैक्टिक एसिड बनता है जो कि ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो कॉकरोच जो है 1 घंटा यदि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जीवित बचा और फिर ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा में रखा जाए तो उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक लैक्टिक एसिड बनेगा, इस समय अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगा। जीव वापस वायु में रखा जाए तो अत्यधिक ऑक्सीजन अवशोषित होगी और अंतिम अवस्था में सामान्य कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा से कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि अवायवीय अवस्था में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का अनऑक्सीडेशन भाग
नॉन अनऑक्सीकरण भाग जो होता है सामान्य रूप से रह सकता है और लैक्टिक एसिड बनाता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से लैक्टिक एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और यह ऑक्सीजन की उपलब्धि तक क्या होता है, संग्रहित हो जाता है। तो इस कारण टिश्यू की जो एसिडिटी अम्लता बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो वायवीय वातावरण में मिलने तक, वायवीय वातावरण जो कि एरोबिक इन्वायरमेंट मिलने पर लैक्टिक एसिड जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकास रुक जाता है, मेटाबॉलिज्म अधिक देर तक नहीं चल पाता क्योंकि टिश्यू में संग्रहित लैक्टिक एसिड अपना दुष्प्रभाव दिखाता है। तो मानव सहित सभी एनिमल्स में मांसपेशियों की एक्टिविटी के दौरान अवायवीय श्वसन होता है और इस समय ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक एसिड में टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो अवायवीय श्वसन जो होता है वायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा प्रदान करता है क्योंकि ग्लूकोज का अणु पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है ना, ग्लूकोज का अणु पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। इसमें संग्रहित ऊर्जा इसके अल्कोहल रूप में संचित रहती है। अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, काफ़ी मात्रा में लैक्टिक एसिड और अन्य एसिड जैसे वैलेरिक, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक है ना तथा ब्यूटायरिक एसिड बनते हैं। यदि यह अम्ल हटाए न जाए तो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, टॉक्सिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए अनएरोबिक एनिमल्स जो होते हैं, अनएरोब्स जो होते हैं जैसे एलिमेंट्री कैनाल वर्म अपने विकास के समय सहन शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जो लैक्टिक एसिड बनता है वह होस्ट की इंटेस्टाइनल फ्लूइड में डाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास रक्त में विलयन अवस्था में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की मात्रा, H आयन सांद्रता आदि जो होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करने वाले मुख्य रासायनिक कारक हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तनाव में बदलाव का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर को कार्बन डाइऑक्साइड तनाव में थोड़ा सा बदलाव ही बहुत प्रभावित करता है। रेस्पिरेटरी जो श्वास वायु में 5% तक कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा जो होती कोई हानि नहीं पहुंचाती, जबकि रेस्पिरेशन तीव्र हो जाता है। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने पर फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जिससे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होने पर एसिडोसिस का दुष्प्रभाव होता है। साइनो महाधमनी या जिसे हम कहते हैं साइनो एओर्टिक बॉडीज़ में रिफ्लेक्स से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रेस्पिरेटरी सेंटर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो है इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। तो रक्त में जो होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता में परिवर्तन भी जो होता है पल्मोनरी की रक्त शुद्धता में बदलाव लाता है। एसिडोसिस में श्वसन बढ़ता है, परंतु एल्कोलोसिस जो होती है इसमें घटता है। तो एसिडोसिस जो होती है एल्वियोलर का कार्बन डाइऑक्साइड तनाव सामान्य से भी कम करता है, जिससे रक्त प्रवाह से फेफड़ों में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और हाइड्रोजन आयन सांद्रता घटती है। इस प्रकार एसिडोसिस संतुलित हो जाती है। दूसरी ओर क्या होता है, एल्केलोसिस में श्वसन कम होता है, एयर सैक्स में कार्बन डाइऑक्साइड तनाव बढ़ता है, रक्त से कम कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़न होती है, रक्त में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ने से एल्कलोसिस समाप्त हो जाती है। इस प्रकार स्वतः ही रक्त क्रिया नियंत्रित होती है। तो इसमें एयर सैक के कार्बन डाइऑक्साइड तनाव की विशेष भूमिका होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजेस ऑफ ऑक्सीजन टेंशन। तो ऑक्सीजन की कमी का प्रभाव, जिस गति और अधिकता से ऑक्सीजन में कमी होती है वैसा ही उसका प्रभाव पड़ता है। बड़ी शीघ्रता से अधिक कमी के कड़े दुष्प्रभाव होते हैं। ऑक्सीजन दाब में सामान्य कमी से इंस्पायर्ड वायु में 13% ऑक्सीजन तनाव घटता है। श्वसन क्रिया और संबंधित किसी भाग पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।
परंतु इससे अधिक कमी से श्वसन सामान्य नहीं रहता। अतः ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता श्वसन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, और ऑक्सीजन की कमी यदि बहुत ही कम हो जाती है तो दुष्प्रभाव डाल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सेस। तो अनिश्चित समय के लिए बिना किसी दुष्प्रभाव के 60% ऑक्सीजन मिश्रित श्वास द्वारा लिया जा सकता है। कुछ दिनों तक 75% मिश्रण सहा जा सकता है। इसके बाद दुष्परिणाम दिखाई देते हैं और जीव मर जाता है। तो एक एटमॉस्फेयर दाब पर शुद्ध ऑक्सीजन कुछ घंटों के लिए बिना किसी दुष्प्रभाव के श्वास द्वारा ग्रहण की जा सकती है, परंतु ऑक्सीजन दाब बढ़ाने पर जीव शीघ्र ही मर सकता है। तो मानव जो होता है उसमें 4 एटमॉस्फेयर दाब पर ऑक्सीजन के संपर्क में 1 घंटा रहने पर ही बेहोश हो सकता है। इस प्रकार रक्त के रासायनिक परिवर्तन भी श्वसन को प्रभावित करते हैं और तंत्रिकी और रासायनिक नियमन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।